ओके, हमारा पहला सवाल है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर होने का अनुमान है। इस सवाल में एक्चुअली इसने पूछा ये है कि भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, कि राजस्थान से जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है वो भारत के घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है, ये हमें इस सवाल में पूछा गया था। तो वर्ष 2022-23 के लिए इसका आंसर तो 5.18% है, लेकिन हम सवाल में आगे देखेंगे कि हमें प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों पर ये वैल्यू अलग अलग कैसे दी जाती है, उस वैल्यू को हमें कैसे याद रखना है। हम जीडीपी और जीएसडीपी को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, जीएसडीपी। अब ये परिभाषा के तौर पर हम इसे देखें तो किसी देश राज्य में किसी एक निश्चित समयावधि में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की माप को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी या जीएसडीपी। ये कहना क्या जाता है इस डेफिनेशन में, किसी देश या किसी राज्य में किसी फिक्स ईयर में कुल प्रोडक्शन कितना हुआ है, कुल प्रोडक्शन या उत्पादन कितना हुआ है, किसका, वस्तु और सेवाओं का कुल कितना प्रोडक्शन और उत्पादन हुआ है। वो जो प्रोडक्शन और जो उत्पादन हुआ है उसकी कुल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू, या उस टोटल वैल्यू का मूल्य कितना है। वो जो मूल्य निकल के आता है वो किसी देश या राज्य की जीडीपी या जीएसडीपी कहलाती है। कुल मूल्य की जो माप मिलती है उनको हम दो आधारों पर चेक करते हैं, स्थिर और प्रचलित कीमतों पर। तो राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, राजस्थान की जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर कितना है, वर्ष 2023-24 के लिए 15.28 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों के लिए कितना है, 8.45 लाख करोड़। प्रचलित और स्थिर कीमतों का सिंपल सा मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर वर्ष में हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ। तो वर्ष 2023-24 में हमें 15.28 लाख करोड़ का, लेकिन ये वैल्यू महंगाई और बहुत सारे कारकों की वजह से बढ़ के सामने आती है, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं किसके साथ, आधार वर्ष 2011-12 के साथ। तो हमें जो रियल वैल्यू प्राप्त होती है वो कितनी है, 8.45 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर तो हमें मान 15.28 लाख करोड़ प्राप्त हुआ, लेकिन रियल हमें जब स्थिर कीमतों पर चेक करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 8.45 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी की ग्रोथ रेट, वृद्धि दर कितनी है, प्रचलित कीमतों पर तो 12.56% और स्थिर कीमतों पर कितनी है, 8.03%। वही हम भारत की जीडीपी देखते हैं तो प्रचलित कीमतों पर कितनी है, 295.36 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पर देखते हैं तो 173.82 लाख करोड़। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, प्रचलित कीमतों पर तो 9.6% और स्थिर कीमतों पर कितनी है, 8.2%। अब ये सवाल हमें पूछा गया था आरएस 2022 में कि राजस्थान का कितना योगदान है भारत की जीडीपी में। तो भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान प्रचलित कीमतों पर तो है 5.17% और स्थिर कीमतों पर कितना है, 4.86%। हमें ये याद रखना है कि राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित और स्थिर कीमतों पर कितनी है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, भारत की जीडीपी का प्रचलित और स्थिर कीमतों पर वैल्यू कितना है और उसका ग्रोथ रेट कितना, और राजस्थान का उसमें योगदान कितना है। हमारा अगला टॉपिक है एनएसडीपी। एनएसडीपी होता क्या है, एनएसडीपी को एक्चुअली राज्य की शुद्ध आय बोला जाता है, राज्य की शुद्ध आय। फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट, ये डेफिनेशन पूरी सेम रहती है इसकी, फुल फॉर्म ये ग्रोस की जगह क्या आ जाएगा, नेट। और हिंदी में देखोगे तो आप नेट का मतलब क्या होगा, शुद्ध, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो एनएसडीपी एक्चुअली क्या, राज्य की शुद्ध आय, और इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी राज्य की आय, राज्य की कुल आय कितनी है, वो कहां से पता चलता है हमें, एनएसडीपी से। एनएसडीपी कैलकुलेट कैसे क्या हो जाता है, जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास का सिंपल सा मतलब होता है मूल्य में गिरावट, मूल्य में गिरावट। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपने किसी वर्ष 2023 में एक बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की, तो 2024 में उसका वैल्यू कितना रहेगा उस बाइक का, ऑब्वियसली उसका वैल्यू कुछ घट जाएगा, जैसे वो घट के 80,000 हो गया, तो उसके मूल्य में ही क्या हुई, गिरावट। इस गिरावट को क्या बोला जाता है, मूल्यह्रास। तो हम यहाँ वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य की माप पता करते हैं, इस कुल मूल्य की माप में जो गिरावट आती है उसे हम क्या बोलेंगे, मूल्यह्रास। तो एनएसडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, जीएसडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसको देखने के बाद हमारे पास अगला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएसडीपी डिवाइड बाय राज्य की जनसंख्या। कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में हम अगर राज्य की जनसंख्या का भाग दे दें तो हमें क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर है प्रचलित कीमतों दोनों पर देखते हैं वापस। जैसे हमने जीडीपी और जीएसडीपी को देखा था स्थिर और प्रचलित कीमतों पर, वैसे ही हम
प्रति व्यक्ति आय और एनएसडीपी या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को भी देखते हैं। तो एनएसडीपी क्या होता है? राज्य की आय। इसको हम स्थिर कीमतों पर इसकी वैल्यू कितनी है? 7.41 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर उसकी वैल्यू कितनी है? 13.69 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कितनी है? 90,831 रुपए और उसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 6.94%। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,67,964 रुपए और इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 11.49%। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,06,744 रुपए और इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 7.38% किस पे? स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर वही कितनी है? 1,84,205 रुपए और इसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 8.68%। तो हमें राज्य की आय या राज्य शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी, राज्य की प्रति व्यक्ति आय और भारत की प्रति व्यक्ति आय, ये डेटा हमें याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइम ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि राज्य की शुद्ध आय कितनी स्थिर कीमतों पर, तो वो कितनी होगी? 7.41 लाख करोड़। प्रचलित कीमतों पर पूछ ले तो 13.69 लाख करोड़। उसी तरह भारत की प्रति व्यक्ति आय और भारत की प्रति व्यक्ति आय और राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय हमें पूछी जा सकती है। ओके, हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार वर्ष 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना है? इस टॉपिक में हमें सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना है, ये पूछा गया। यह समझने के लिए एक बार हमें सकल राज्य मूल्य वर्धन क्या होता है ये समझना जरूरी है। इसको हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, या शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या होगा? जीएसवीए। परिभाषा के तौर पे ये क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, सेक्टर या उद्योग में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ये बताता है। लेकिन ये तो हमने जीडीपी में भी देखा था कि जीडीपी की परिभाषा क्या थी? कि किसी भी देश के राज्य में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या बोलते थे? उस देश की जीडीपी या उस राज्य के लिए जीएसडीपी। तो यही बात तो सेम ये भी कर रहा है। जीएसवी जीडीपी से अलग कैसे है? क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है, जीएसवी है वो या जीडीपी, दोनों का काम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को इस अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है कि अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है या वो अर्थव्यवस्था लॉस में है। लेकिन ये इससे अलग कैसे है कि जीएसवी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सेक्टर वाइज बताता है कि उसमें कृषि वाला जो हिस्सा है वो कितना ग्रो कर रहा है या कितना लॉस आ रहा है, या उद्योग जो है उसकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता पड़ती है? जीएसवी से। तो जीएसवी एक्चुअली किसी भी सेक्टर या उद्योग में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य बताता है, लेकिन वो उसको क्या बताता है? सेक्टर वाइज। तो जीएसवी है जीडीपी से सिर्फ इस मामले में अलग है कि जीडीपी हमें किसी देश की कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक ही बार में बता देती है, लेकिन सेक्टर वाइज हर एक सेक्टर का कितना मूल्य है, हर एक कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर लॉस में जा रहा है, ये सारा किससे पता पड़ता है? हमें जीएसवी से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीएसवी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जीएसवी कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, एक फॉर्मूला है। वो क्या है? जब जीएसडीपी में से हम टैक्स को घटा देंगे और उसमें सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जीएसवी की वैल्यू प्राप्त होगी। जीएसवी को 3 सेक्टर में बांटा गया, कृषि, उद्योग और सेवा। सर्विस सेक्टर है यहाँ पे, उद्योग इंडस्ट्री है और कृषि एग्रीकल्चर जो हमें पता है नॉर्मली। तो वर्ष 2023-24 के लिए आधार कीमतों पर जीएसवी में कृषि का योगदान कितना है? 26.21%, उद्योग का कितना? 29.84% और सेवा का कितना? 43.95%। लेकिन ये जो सवाल हमें पूछा गया है वो वर्ष 2021-22 के लिए पूछा गया है। तो इस समय ये वैल्यू कितनी थी? 28.85%। लेकिन 23-24 में अगर पूछा जाए कि जीएसवी में कृषि का योगदान कितना है तो 26.21%, उद्योग का योगदान कितना है? 29.84%। इसका कुछ डेटा और है, हम आगे वाली टेबल में देखते हैं। वैसे हमने जीडीपी की वैल्यू को स्थिर कीमतों पर और प्रचलित मूल्यों पर देखा था, उसी तरीके से हमने जीएसपी की वैल्यू को भी हमें प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर देखने की जरूरत पड़ेगी और ये डेटा हमें याद रखना बड़ा जरूरी है। जीएसपी में कृषि का कुल योगदान कितना है? 3.82 लाख करोड़। प्रतिशत में देखेंगे तो हम 26.72% और उसकी ग्रोथ रेट कितनी? 9.64%। उसी तरह उद्योग का 4.03 लाख करोड़, योगदान उसका 28% के आसपास और ग्रोथ रेट उसकी 15% के आसपास। उसी तरह सेवा का, ये हमें प्रचलित और स्थिर मूल्यों दोनों पर याद रखने की जरूरत है। स्थिर मूल्यों का मैंने आपको बताया था कि प्रचलित मूल्यों का तो वो हो गया कि उस पर्टिकुलर वर्ष में हमें कुल कितना जीएसवी प्राप्त हुआ, और स्थिर मूल्यों का कि हमें उस पर्टिकुलर ईयर में जितना जीएसवी प्राप्त हुआ उसे हम आधार वर्ष 2011 से एडजस्ट करते हैं तो हमें वो वैल्यू वापस रियल वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमारी रियल वैल्यू क्या मिली हमें जीएसवी की? कृषि में 2.05 लाख करोड़ और उसका योगदान है 26% के आसपास। वृद्धि दर है उसकी
2.13% के आसपास। तो हमें उद्योग और सेवा के लिए भी याद रखने की जरूरत है। ये दो टेबल का डेटा आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्टेप बाय स्टेप दोनों टेबल के डेटा को याद रखना है। ये याद ना भी रहे तो आपको ये दोनों वक्र बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कैसे कि सेवा, कृषि और उद्योग का प्रचलित मूल्यों पर कुल कितना योगदान है। तो सेवा, कृषि का कितना है 26%, उद्योग का कितना है 28%, सेवा का कितना है 45%। यहाँ आपको ये याद रखना है कि इस बार उद्योग का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। हर बार शायद सेवा का ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार उद्योग का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। उसी तरह हम स्थिर कीमतों पर देखते हैं तो हमें कुल कृषि का योगदान कितना दिखता है 26.21%, उद्योग का 29.84%, सेवा का 43.95%। और इसमें भी वापस उद्योग का ग्रोथ रेट कृषि और सेवा से ज्यादा है। इसी के साथ साथ आपको कुल जीएसवीए की वैल्यू प्रचलित कीमतों पर कितनी है 14.28 लाख करोड़ और स्थिर कीमतों पर कितनी है 7.81 लाख करोड़। ये भी आपको थोड़ा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये पूछ ले एग्जामिनर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते। आपको ये दोनों टेबल का डेटा स्थिर और प्रचलित मूल्यों पर बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ये याद नहीं भी रहे तो आपको ये दोनों वक्र अच्छे से याद करके जाना है कि किसका कितना, किस क्षेत्र का कितना कितना प्रतिशत योगदान है जीएसवी में। ओके, हमें अगला सवाल पूछा गया है, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय की योगदान कितना है। हमें किसके बारे में पूछा गया है, उद्योग क्षेत्र का। यही हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का जीएसवी में कुल कितना योगदान है। तो हमें वो याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है। ये हमें स्थिर कीमतों पर पूछा है। किस पर पूछा है, स्थिर कीमतों पर। हो सकता है हमें वो प्रचलित मूल्यों पर पूछ ले, तो प्रचलित मूल्य के लिए हमने टेबल देखी है। वर्ष 2021-22 के लिए ये शायद आंसर 24.80% था, लेकिन हमें वर्ष 2023-24 के लिए डेटा पूछा जाएगा तो हमें ये याद रखना है कि कृषि का कितना योगदान है, उद्योग का कितना योगदान है और सेवा का कितना योगदान है। ओके, हम हमारा अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, जिसमें हमें दिया गया वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य और कटाई। ये हम टॉपिक तब तक नहीं समझ सकते जब हमें कृषि के उपक्षेत्र पता नहीं हो। हमने जीएसवी में कृषि को जीएसवी का एक क्षेत्र माना था। कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों के भी कुछ उपक्षेत्र हैं। वो उपक्षेत्र कौन कौन से? पहला है हमारा पशुधन, फिर है हमारा फसल, फिर है हमारा वानिकी एवं लॉगिंग, फिर है हमारी मत्स्य गतिविधियां। और किसका कितना प्रतिशत योगदान है वो भी आपको याद रखना है। एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में किसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का, फिर फसल का, फिर वानिकी एवं लॉगिंग का, फिर मत्स्य गतिविधि का। अब हमारे सवाल पे आते हैं। इसमें हमारा वानिकी कृषि का उपक्षेत्र है, मत्स्य भी उपक्षेत्र है, लेकिन कटाई और खाद्य प्रसंस्करण को हम थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि वृक्षों की कटाई हमारे कभी कभार कमर्शियल या कमर्शियल क्रॉप के अंदर भी आता है, इसको हम वानिकी के अंदर इंक्लूड कर देंगे। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण जो है वो एक्चुअली क्या, फूड स्टोरेज वाला है, फूड स्टोरेज। तो ये स्टोरेज वाला जो काम है ये हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आता है। तो ये हमारा कृषि एवं संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। उसी तरह हम उद्योग के भी उपक्षेत्र देख लेते हैं साथ ही साथ। तो उद्योग के उपक्षेत्र कौन से हैं? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति और खनन एवं उत्खनन। यहाँ आपको समझने की जरूरत है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, वो चीजें जो फैक्ट्री में बनती है, कार, टायर या कुछ भी। निर्माण, कंस्ट्रक्शन आप समझते हो। विद्युत गैस एवं जलापूर्ति वही इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी की सप्लाई। ये खनन एवं उत्खनन, माइनिंग। और किस क्षेत्र का कितना योगदान है? तो सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग का। फिर किसका है? कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का। फिर किसका है? माइनिंग का। और चौथे नंबर पे किसका योगदान है? विद्युत गैस एवं जलापूर्ति का। तो ये दोनों टेबल के डेटा आपको याद रखना है। एग्जाम में इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। अब पहले ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, ये औद्योगिक श्रमिक क्या है, ये थोड़ा अगर तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम ये सवाल का जवाब हम दे नहीं पाएंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है कि उपभोक्ता का क्रय मूल्य पर आधारित एक इंडेक्स है कि उपभोक्ता कितनी खरीदारी कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं की। वो हम कहाँ से पता करते हैं? सीपीआई से। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक्चुअली क्या है कि अलग अलग सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनकी खरीदारी के ऊपर ये डेटा तैयार किया जाता है। जैसे हमारा एक हो गया औद्योगिक श्रमिकों हेतु, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर हेतु, फिर कृषि श्रमिक होते, फिर ग्रामीण श्रमिकों हेतु, फिर ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त श्रमिकों हेतु। ये कहना क्या चाहता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, उनका क्रय मूल्य, उनकी खरीदारी की क्षमता कितनी है। फिर कृषि एग्रीकल्चर वर्कर्स की खरीदारी की क्षमता कितनी, फिर ग्रामीण श्रमिकों की खरीदारी की क्षमता कितनी। तो इससे क्या हमें महंगाई के आंकड़े
पता पड़ना कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, या इन श्रमिकों की, इन औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों की जो खरीदने की पावर है या शक्ति है वो कितनी है। तो इनसे इनकी आर्थिक स्थिति का भी हमें अंदाज़ा लगता है। उसी तरह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनके लिए देश भर से 28 केंद्रों से एनएसओ राष्ट्रीय संघीय कार्यालय द्वारा आंकड़े लिए जाते हैं। तो राजस्थान से 3 केंद्रों में आंकड़े लिए जाते हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। आपको बस यही पूछा गया था कि राजस्थान के किन जिलों किन क्षेत्रों से या किन केंद्रों से किन केंद्रों से औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े लिए जाते हैं। तो जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। अलवर पहले ही अलवर की जगह अजमेर था, उसके बाद इसको बदल के इन्होंने अलवर को केंद्र बना दिया। तो हमारे तीन केंद्र कौन से हुए? जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। ओके, जैसे हमने सीपीआई देखा था वैसे ही हमें एक इंडेक्स और देखते हैं हम, वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई, जिसको हम हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक। ये होता क्या? ये थोक मूल्य में उतार चढ़ाव को बताता है। थोक मूल्य किसका? थोक मूल्य वस्तुओं का। वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को चेक किया जाता है, लेकिन इसमें सेवाएं इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन सीपीआई में क्या करते हैं हम? वस्तु और सेवा दोनों को क्या इंक्लूड करते हैं। इसमें हम बस केवल वस्तुओं के थोक मूल्यों में उतार चढ़ाव को देखा जाता है। अब ये जो डब्ल्यूपीआई है वो काम कहाँ आता है, क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये सरकार द्वारा यूज़ होता है। किसके लिए? व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक एवं अन्य आर्थिक नीतियां बनाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मेनली किस चीज़ में काम आते हैं? आर्थिक नीति बनाने के लिए। कौन इस्तेमाल करता है इनको? एक तो आरबीआई इस्तेमाल करता है, और कौन करता है? सरकार। वो राज्य सरकार हो सकता है, वो केंद्र सरकार हो सकती है। तो मेनली ये दोनों इस डेटा को काम में लेते हैं। किसके लिए? व्यापार, राजकोषीय और मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियां बनाने में। वित्तीय संस्थानों, उद्योगों, व्यापार मंडलों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तन के पर्यवेक्षण में सहायक। कहने का मतलब यह है कि किसी एक वस्तु का तो प्राइस बढ़ रहा है और किसी एक वस्तु का प्राइस घट रहा है। हो सकता है किसी एक वस्तु का प्राइस न बढ़ रहा है न घट रहा है, वो वही है। तो वस्तुओं के सापेक्ष परिवर्तनों में पर्यवेक्षण में या उनको देखने में, समझने में ये काम आता है। राष्ट्रीय वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। वही बात जो मैंने बताई, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? डब्ल्यूपीआई के द्वारा। अब डब्ल्यूपीआई में हम किन वस्तुओं के थोक मूल्यों को देखते हैं, या किन वस्तुओं के थोक मूल्यों को इस इंडेक्स में या सूचकांक में हम रखते हैं? तो हमारा पहला आता है प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुएं क्या हो गई? हमारी आटा, वो चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा में काम आती है। आटा, दाल, चावल, साबुन या कुछ भी कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्राथमिक वस्तु। विनिर्मित वस्तुओं का मतलब होता है मैन्युफैक्चर। किसी का भी मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री में बनती है, किस में बनती है? फैक्ट्री में। उसको क्या बोलते हैं? विनिर्मित वस्तुएं। तो थोक मूल्य के सूचकांक में हम क्या, जो सूचकांक को जो जारी करने, थोक मूल्य के सूचकांक का डेटा हम कैलकुलेट करने के लिए क्या किन किन वस्तुओं को रखते हैं? प्राथमिक 75 वस्तुएं। फिर विनिर्मित या मैन्युफैक्चर या फैक्ट्री में बनाई गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? 69। ईंधन एवं शक्ति, प्रकाश और स्नैक। ईंधन, शक्ति और प्रकाश का ये क्या हो गया कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फ्यूल मतलब पेट्रोल और डीजल। इन सब का भार कितना है इसमें? 10। और कुल हमारे पास डब्ल्यूपीआई में कितनी वस्तुओं को हम क्या देखते हैं? 154 वस्तुओं को के मूल्यों में परिवर्तनों को हम चेक करते हैं, जिसको हम डब्ल्यूपीआई के सूचकांक में काम में लेते हैं। इसका परसेंटेज दे रखा है किसका कितना वेटेज है। तो नंबर वाइज तो प्राथमिक वस्तुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है? कुल 33.89%। और विनिर्मित वस्तुओं की संख्या तो कम है, लेकिन उसका प्रतिशत ज़्यादा है, 50% के आसपास। फिर इसका फ्यूल का, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, इसका कितना है? 16.25%। और कुल ये कितना हो गया? 100%। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसका बेस ईयर क्या है। राजस्थान के लिए डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है? 1999 से 2000। भारत के लिए कितना है? 2011 और 12। 2022 में डब्ल्यूपीआई कितना था? 385.83। और भारत का कितना था? 151.3। वही वापस 2023 में कितना? 387.90। और 151 भारत के लिए कितना? 151.0। तो ये वृद्धि कितनी हुई इसमें? 0.54% की। 2022 से 2023 के डब्ल्यूपीआई में कितना ग्रोथ हुआ था? 0.54%। लेकिन भारत के केस में वो 0 है। तो भारत के केस में डब्ल्यूपीआई 2022 में भी 151.3 था, और 2023 में भी वो 151.3 था।